आप सभी मित्रों का बायोलॉजिकल क्लासेस हिंदी में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे व आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से गुणसूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। यह वीडियो ज़्यादा लंबा न हो जाए, इस वजह से हम इस वीडियो को दो भागों में पढ़ेंगे, जिसमें पहले वीडियो में हम गुणसूत्र का परिचय व गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन करेंगे। वहीं नेक्स्ट वीडियो में हम गुणसूत्र के प्रकार व गुणसूत्र के कार्य का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुणसूत्र है क्या? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के भीतर धागे नुमा तंतुनुमा संरचना पाई जाती है, जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करती है, जिसे हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र में दो भुजाएं होती हैं, एक छोटी भुजा, एक बड़ी भुजा, या कभी कभी दोनों समान भुजाएं होती हैं। तो छोटी भुजा को हम शॉर्ट आर्म या पी आर्म कहते हैं। छोटी भुजा को हम शॉर्ट आर्म या पी आर्म कहते हैं। वहीं बड़ी भुजा को हम लॉन्ग आर्म या क्यू आर्म भी कहते हैं। आप लोग इन चीज़ों को नोट करते रहिएगा और इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से मिल जाएगा। आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लंबी भुजा को क्यू आर्म कहते हैं। गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड्स होते हैं। दोनों क्रोमेटिड्स जहां पर जुड़ते हैं उस स्थान को हम सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकुचन। से हम प्राथमिक संकुचन भी कहते हैं। ठीक है। और दो क्रोमेटिड्स क्या है? यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए, ये दोनों क्रोमेटिड्स है। इसे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। कभी कभी क्रोमोसोम पे एक और सेंट्रोमियर की ही भांति एक और संकुचन हो जाता है। तो इस तरह से इन संकुचनों को हम द्वितीयक संकुचन कहते हैं। क्या? प्राथमिक संकुचन पहला हो गया सेंट्रोमियर, और जब दूसरा होता है तो इसे हम द्वितीयक संकुचन कहते हैं। द्वितीयक संकुचन के पश्चात जो बाहर की तरफ गोलकार में गुणसूत्र होता है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है। गुणसूत्र सामान्यतः DNA मॉलिक्यूल, एक सिंगल DNA मॉलिक्यूल्स व प्रोटीन के कुंडलन से बनता है। गुणसूत्र के ऊपरी छोर को हम टीलोमियर कहते हैं। ये टीलोमियर गुणसूत्र के खंडों को आपस में चिपकने से रोकता है। हम लोग संरचना भी देखेंगे तो इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है। हम लोग पहले अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं, उसके बाद संरचना का अध्ययन करते हैं। देखते हैं गुणसूत्र केंद्रक के भीतर पाई जाने वाली गुणसूत्र यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के भीतर पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना है, जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करती है। आनुवांशिक जानकारी हम लोग जानते हैं कि जीन पर अंकित होती है। एक कोशिका में लगभग 6 फीट लंबा DNA होता है। यदि इसका कुंडलन न हो तो यह 6 फीट लंबा होता है। और DNA के छोटे से छोटे भाग को, जिस पे आनुवांशिक जानकारियां निहित रहती हैं, उसे हम जीन कहते हैं। और जब हम इस कोशिका के मनुष्य के सभी जीनों का अध्ययन करते हैं तो हम उसे जीनोम कहते हैं। सभी जीनों के सेट को हम जीनोम कहते हैं। मनुष्यों में या जीवों में सैकड़ों से हजारों की संख्या में जीन हो सकते हैं। जैसे मनुष्य के ह्यूमन के केस में लगभग 25,000 से 30,000 के बीच जीनों की संख्या होती है। ठीक है। गुणसूत्र में कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है। दो प्रकार की कोशिका विभाजन होती है। पहली तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, दूसरा समसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार का होता है। पहले में केंद्रक का विभाजन होता है और दूसरे में जीव द्रव्य का विभाजन होता है।
तो जब केंद्रक का विभाजन होता है तो हम उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेप में पूरा होता है। तो पहला प्रोफेज होता है, दूसरा मेटाफेज होता है, तीसरा एनाफेज होता है, चौथा ध्यान नहीं आ रहा है। तो 4 फेज में केंद्रक विभाजन पूरा होता है। तो केंद्रक विभाजन के मेटाफेज में स्पष्ट रूप से हमें गुणसूत्र दिखाई देता है। तो किस फेज में हमें दिखाई देता है? मेटाफेज में। मेटाफेज में हमें गुणसूत्र दिखाई देता है। आप लोग इसे नोट करते रहिएगा। 1842 में सर्वप्रथम कार्ल नेगी ने पादप कोशिकाओं में एक छड़नुमा संरचना देखी थी। तब गुणसूत्र के बारे में ज़्यादा जानकारियां नहीं प्राप्त हो सकी थी। उसके बाद 1875 में स्ट्रासबर्गर ने 1875 में गुणसूत्र का पता लगाया था। कार्ल नेगी ने 1842 में ही एक धागे नुमा संरचना पादप कोशिका के केंद्रक में देखी थी। किन्होंने? कार्ल नेगी ने। किन्होंने देखी थी? कार्ल नेगी। ठीक है, आप लोग इन चीज़ों को नोट करते रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो 1842 में कार्ल नेगी ने पादप कोशिका में छड़नुमा संरचना देखी, जबकि 1875 में स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र का पता लगाया। वहीं 1888 में वाल्डेयर ने गुणसूत्र को क्रोमोसोम नाम दिया था। ठीक है, किसी भी प्रजाति के सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या सामान्य होती है। जैसे किसी प्रजाति में, मान लीजिए हम ह्यूमन को ले लेते हैं, मनुष्य को ले लेते हैं, तो मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। वह मनुष्य चाहे भारतीय हो, चाहे वह अमेरिकन हो, चाहे रसियन हो, चाहे फ्रेंच हो, सभी जगहों के सभी मनुष्यों में 23 जोड़ी ही गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो किसी भी प्रजाति के सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, निश्चित होती है। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या दैहिक कोशिकाओं की उपस्थिति में की गुणसूत्रों की आधी होती है। युग्मकों में, गैमेट्स में गुणसूत्रों की संख्या दैहिक कोशिका में, मदर सेल में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन ही हो रहा है। यदि 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं ह्यूमन में, तो उसका आधा ही उसकी संतान में जाएगा और आधा पिता से। ठीक है, 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं उसे हम ऑटोसोम कहते हैं, और 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है हम उसे लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जिसकी वजह से लिंग का निर्धारण होता है। तो आधा गुणसूत्र हमें माता से प्राप्त होता है और आधा पिता से। इस वजह से हमारी संख्या 23 हो जाती है। युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या दैहिक कोशिकाओं की आधी होती है। और छठवां देखते हैं, कैरियोटाइपिंग एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम किसी भी जीवों में गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन करते हैं। हम अब संरचना देख लेते हैं। संरचना है क्या? हमारे सामने गुणसूत्र की संरचना है। ये सिंगल क्रोमेटिड्स से, हमने ऊपर डबल क्रोमेटिड्स देखा था, ये सिंगल क्रोमेटिड्स है। जैसे डबल क्रोमेटिड्स क्या होता है, ऐसे इस तरह से होता है। सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हमने बना दिए, ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ठीक है, ये एनाफेज में, तीसरी कैरियोकाइनेसिस की तीसरी अवस्था एनाफेज में ये अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। तो हमारे सामने सिर्फ एक ही संरचना है। हम इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। पेलिकल एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसके अंदर मैट्रिक्स होता है, तरल भरा होता है। तो पेलिकल एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जो गुणसूत्र को, मैट्रिक्स को चारों तरफ से घेरी रहती है, जिसके भीतर क्रोमेटिड्स या क्रोमोनिमेटा पाया जाता है। क्रोमेटिड्स या क्रोमोनिमेटा पाया जाता है। क्रोमोनिमेटा में ही डीएनए का कुंडलन होता है।
इस क्रोमोनीटा में क्रोमोमियर्स पाए जाते हैं। क्रोमोमियर्स की संख्या व स्थिति हमेशा गुणसूत्रों में निश्चित होती है। इसका फेरबदल गुणसूत्र में नहीं हो सकता। वो गुणसूत्र किसी स्थान पे, जिस स्थान पे संकुचित होते हैं, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हमने अभी बनाया था, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये देखिए, ये सिस्टर क्रोमेटिड एक बार फिर से बना दे रहे हैं, समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये क्रोमेटिड्स जहाँ पे जुड़ते हैं, ये प्राथमिक संकुचन होता है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसे हम सेंट्रोमियर्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जहाँ पे संकुचन होता है उसे हम सेकेंडरी संकुचन कहते हैं या सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। यह द्वितीयक संकुचन हमेशा गुणसूत्र में उपस्थित नहीं होता है। ये अब महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए कि हमेशा गुणसूत्र में द्वितीयक संकुचन नहीं होता है। कभी कभी किन्हीं किन्हीं गुणसूत्रों में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, द्वितीयक संकुचन देखने को मिलता है, और द्वितीयक संकुचन के दौरान जो गुणसूत्र का भाग बचता है, इसी से हम सैटेलाइट कहते हैं, और ऐसे गुणसूत्र जिनमें सैटेलाइट उपस्थित होते हैं उसे हम सैट गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र के सबसे ऊपरी छोर को हम टेलोमियर कहते हैं। टेलोमियर की वजह से गुणसूत्र आपस में जुड़ते नहीं, आपस में चिपकते नहीं, क्योंकि टेलोमेयर की प्रकृति क्या होती है, ध्रुवीय होती है, और सामान्य ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये आप लोगों ने भौतिकी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो गुणसूत्र डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के कुंडलन से बनते हैं। ये देखिए, डीएनए है आपके सामने, ये डीएनए का एक अणु है, और इसका कुंडलन हो रहा है। तो ये कुंडलन में भाग ले रहा है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं। पहला H1, H2A, H2, H2B, H3 व H4। गुणसूत्र 5 प्रकार, हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन की मदद से डीएनए का संकुचन होता है, डीएनए का कुंडलन होता है, और क्रोमोसोम का निर्माण होता है। किसी कोशिका में पाए जाने वाली गुणसूत्र की लंबाई लगभग 6 फीट होती है। 6 फीट लंबा गुणसूत्र होता है यदि इसका कुंडलन न हुआ हो। गुणसूत्र में डीएनए में नाइट्रोजनी बेस, डीएनए बना होता है नाइट्रोजनी बेस से। हम आने वाले वीडियो में डीएनए के बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं। तो डीएनए का वह छोटा जो खंड होता है, हम उसे जीन कहते हैं। जीन आनुवंशिक लक्षणों को धारण किए हुए होता है, कि कोई भी आनुवंशिक लक्षण जो होता है, आनुवंशिक सूचनाएं जो होती हैं, वो जीन पर ही निहित होती हैं। जीन डीएनए का वह छोटा खंड होता है जिन पे आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक के भाग को यदि हम देखें, तो यहाँ तक के भाग में जो सूचनाएं अंकित हैं, वह यहाँ से यहाँ तक के भाग में नहीं अंकित हैं। ये दूसरी सूचनाएं हो जाएंगी, ये दूसरा जीन हो जाएगा। तो जब हम पूरे जीन को हम देखते हैं, तो पूरे जीन के बारे में जब हम बात करते हैं, किसी भी मनुष्य के पूरे जीन सेट को बारे में अध्ययन करते हैं या बात करते हैं, तो उसे हम जीनोम कहते हैं। तो पूरे जीन को हम जीनोम कहते हैं, और डीएनए के वह छोटे से छोटा खंड जिस पे आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं, उसे हम जीन कहते हैं। मनुष्यों में लगभग 25 से 30 हजार की संख्या में जीन उपस्थित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गुणसूत्र रासायनिक रूप से डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, जहां हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के पराकुंडलन में भाग लेती है, डीएनए के कुंडलन में भाग लेती हैं, जहां पर डीएनए की पैकेजिंग होती है हिस्टोन प्रोटीन की मदद से। और भी प्रोटीन होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन इसमें अधिक संख्या में होता है। 2 प्रकार की प्रोटीन भाग लेते हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन, एक गैर हिस्टोन प्रोटीन। तो लगभग अधिकांशतः हमें लगता है 80%
तक हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के पैकेजिंग में, डीएनए के पराकुंडलन में भाग लेती है। डीएनए का पराकुंडलन हमने ऊपर देखा, ये डीएनए का पराकुंडलन है, ये डीएनए का भाग है, ये पूरा भाग डीएनए का है, जहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन की मदद से इसे कुंडलित किया जा रहा है और एक धागे की शेप में इसे बनाया जा रहा है, और इससे बार बार कुंडलित होकर यह गुणसूत्र का निर्माण करती हैं। कुछ इस तरह से बार बार यह कुंडलित होकर गुणसूत्र का निर्माण करती हैं। देखिए ये गुणसूत्र कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, ये गुणसूत्र इस तरह से कुछ गुणसूत्र का निर्माण करती हैं। हिस्टोन प्रोटीन हमने बताया कि हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। आप लोग इसे नोट करते रहिएगा, और इस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से शेयर कर देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी कोशिका में एक प्रकार के 2 गुणसूत्र होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं, और हिंदी में हम उसे समजात गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, एकदम आइडेंटिकल होते हैं, सेम प्रकार के, सेम तरह के होते हैं किसी भी कोशिका में, चाहे वह जंतु कोशिका हो चाहे वह पादप कोशिका हो। 2 तरह के गुणसूत्र, यदि 23 जोड़ी गुणसूत्र, हम इसी वजह से कह रहे हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र, क्योंकि 2 गुणसूत्र जो होते हैं, दोनों गुणसूत्र आपस में एकदम समजात होते हैं, समान होते हैं, एकदम एक ही लक्षण के होते हैं। तो इस वजह से हम इन गुणसूत्रों को समजात गुणसूत्र कहते हैं, समान तरह के गुणसूत्र कहते हैं, और अंग्रेजी में हम इसे होमोलॉगस गुणसूत्र, होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में सैकड़ों या हजारों की संख्या में जीन होते हैं। हमने बात किया था अभी कि जीन डीएनए का वह छोटा सा छोटा भाग है जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं अंकित होती हैं, और जब हम पूरे जीन की सेटों की बात करते हैं तो हम उसे जीनोम कहते हैं। मनुष्यों में लगभग 25,000 से 30,000 की संख्या में जीन उपस्थित होते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पे गुणसूत्र के निम्न भाग हमें दिखाई देते हैं। हम गुणसूत्र की अब संरचना को देखते हैं। पहला भाग पेलिकल। गुणसूत्र को चारों ओर से एक पतली झिल्ली घेरे रहती है, जिसे हम पेलिकल कहते हैं। पेलिकल सामान्यतः क्रोमेटिड्स मटेरियल से बनी होती है। दूसरा हम देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के भीतर तरल चिपचिपा पदार्थ होता है। पेलिकल के भीतर चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे पेलिकल घेरे रहता है। इस चिपचिपे पदार्थ को हम मैट्रिक्स कहते हैं। यह गुणसूत्र को आधार प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। जिस तरह से हम केंद्रक में देखते हैं, केंद्रक द्रव्य होता है, कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है, उसी तरह से पेलिकल के भीतर चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जो इसे आधार प्रदान करता है। इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, और इसी मैट्रिक्स के भीतर क्रोमेटिड्स होता है। क्रोमेटिड्स डीएनए व प्रोटीन का बना होता है। अगला हम देखते हैं तीसरा भाग क्या है, क्रोमोनिमेटा। इसे हम क्रोमेटिड्स कहते हैं, क्रोमोनिमेटा को ही क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो हम बार बार कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्रोमोनिमेटा कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा, या कभी कभी आपके सामने क्रोमेटिड्स दे दिया जाएगा, तो आप लोग इससे कन्फ्यूज नहीं होइएगा। देखते हैं, गुणसूत्र के मैट्रिक्स में 2 सममित धागेनुमा संरचनाएं होती हैं। हमने अभी ऊपर बात किया था 2 धागेनुमा संरचना। एक तो ये हो गया, चलिए हम बना लेते हैं एक संरचना, एक ये हो गया, ठीक है। और दूसरा बनाते हैं, ये देखिए, ये धागेनुमा संरचना। 2 धागेनुमा संरचना होती है, दोनों, इन दोनों को हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, ठीक है। दोनों को एक तरह की होती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हमें कहते हैं, और जहाँ पे ये मिलती हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। कभी कभी एक बार और ये संकुचित हो जाती हैं तो उसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन या द्वितीयक संकुचन कहते हैं। सेंट्रोमियर को प्राथमिक संकुचन कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं, गुणसूत्र के मैट्रिक्स में 2 सममित
धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम क्रोमेटिड्स या क्रोमेनिमेटा कहते हैं। दोनों क्रोमेटिड्स कुंडलित होकर 800 एंगस्ट्रॉम मोटे एक धागे जैसे दिखाई देते हैं। क्रोमेटिड्स पर क्रोमोमियर्स स्थित होते हैं जो कि गहरे रंग के होते हैं, गाढ़े रंग के होते हैं। क्रोमेटिड्स पर इनकी संख्या व इनकी स्थिति निश्चित होती है, हमने ऊपर बात किया इसके बारे में। प्रत्येक क्रोमेटिड्स में एक डीएनए का अणु होता है। सभी क्रोमेटिड्स डीएनए के एक अणु से ही बनते हैं। डीएनए के एक अणु की लंबाई कोशिका में 6 फीट होती है। कितनी होती है? 6 फीट होती है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एनाफेज। हमने बात किया था कि कैरियोकाइनेसिस में 4 अवस्थाएं होती हैं, तीसरी अवस्था है एनाफेज। एनाफेज में दोनों क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों पे चले जाते हैं। चौथा हम देखते हैं सेंट्रोमियर क्या है। सेंट्रोमियर के बारे में हमने बात किया था कि इसे प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं। दोनों क्रोमेटिड्स का अर्थ है सिस्टर क्रोमेटिड्स जिस स्थान पर जुड़ते हैं उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। विभिन्न गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर की संख्या व स्थिति अलग अलग होती है। हमने बात किया था कि कभी कभी सेंट्रोमियर्स ऊपर की ओर स्थित हो जाते हैं, कभी कभी बीच में हो जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं। इस वजह से इसकी भुजाएं गुणसूत्र की लंबी व छोटी होती हैं। छोटी भुजा को हम पी आर्म या शॉर्ट आर्म कहते हैं, बड़ी भुजा को हम क्यू आर्म या लॉन्ग आर्म कहते हैं। गुणसूत्र पे कभी कभी प्राथमिक संकुचन के अतिरिक्त द्वितीयक संकीर्णन या द्वितीयक संकुचन भी मिलता है। इसमें केंद्रक बनाने वाले जीन होते हैं। केंद्रिक बनाने वाले जीन, केंद्रिक क्या है? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर का कार्य करता है। केंद्रक के भीतर गोल गाढ़ी संरचना होती है जो सामान्यतः अधिकांशतः आरएनए व प्रोटीन की बनी होती है, जो पूरे केंद्रक के लिए एक व्यवस्थापक का कार्य करती है। तो द्वितीयक संकीर्णन में केंद्रिक बनाने वाले न्यूक्लियलाई बनाने वाले जीन होते हैं। छठवां देखते हैं द्वितीयक संकीर्णन के पश्चात हमने बात किया था कि जो गुणसूत्र के सिरे होते हैं लगभग गोलाकार खंड होता है, लंबा गोलाकार खंड होता है, तो हम उसे सैटेलाइट कहते हैं। और ऐसे गुणसूत्र जिनमें सैटेलाइट उपस्थित हों उसे हम सैट क्रोमोसोम कहते हैं। तो सैटेलाइट किस तरह से बनता है? द्वितीयक संकुचन के कारण बनता है। जब गुणसूत्र में द्वितीयक संकुचन होगा तो सैटेलाइट का निर्माण होता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं जिस गुणसूत्र पर यह पाया जाता है, जिस गुणसूत्र पर सैटेलाइट पाया जाता है, उस गुणसूत्र को हम सैट गुणसूत्र या सैट क्रोमोसोम कहते हैं। आखिरी संरचना में हम देख लेते हैं गुणसूत्र के अंतिम सिरों को हम टेलोमेर या टेलोमियर कहते हैं। टेलोमियर की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय होती है। ध्रुवीय या पोलर होते हैं, जिसकी वजह से यह समान ध्रुवीय वाले गुणसूत्रों को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से गुणसूत्र के खंडों का संलयन नहीं हो पाता है या यह गुणसूत्र के खंडों के संलयन को रोकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। गुणसूत्र कितने प्रकार का होता है, गुणसूत्र का कार्य क्या होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डीएनए की संरचना, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।